नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम की पुस्तक सामान्य हिंदी व्याकरण एवं साहित्य कैप्सूल। तो इस बुक में पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को, जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं सभी जगह एग्जाम्स में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक को बनाया गया है। और इस पुस्तक को पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है कि हम ये जान पाएँ कि किस प्रकार से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे आने की संभावनाएं भी हो सकती हैं उन्हीं प्रश्नों के दोबारा से भी। तो इस वजह से इस पुस्तक को शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से इस पुस्तक को देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। आप विषय सूची देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल रोक कर आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें विषय सूची में क्या क्या है। देखिए, बिल्कुल आसानी से आप देखिए कि क्या क्या है यहाँ पे विषय सूची में, क्या क्या इस बुक में दिया हुआ है और क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए, आप विषय सूची रोक करके बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर क्या है, हिंदी एवं ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप बिल्कुल आसानी से रोक के इसे पढ़ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसे आप नोट भी कर सकते हैं। अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो इसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पॉइंट से पेज नंबर 7 पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस किस प्रकार से प्रश्न आए हैं और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम में वो प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रश्नों का प्रारूप क्या था, इसी चीज़ को समझने के लिए इस पुस्तक को शुरू की जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज से ये कक्षा अपनी शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे, जो भी आपकी नज़र में कठिन होंगे प्रश्न, उन्हें आप एक कॉपी में नोट करते चलिएगा, ताकि कभी भी बिल्कुल आसानी से आप कम समय में उसका रिवीजन कर सकें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा हम लोग। अगर आपको कक्षा अच्छी लगेगी तो बताइएगा, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा अगर कक्षा अच्छी लगेगी तो इसी तरह से हम लोग निरंतर इस कक्षा को करते रहेंगे और इस बुक को पूरी हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे साथ में मिल करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है जो पूछा गया है एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो शब्द माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द माना जाता है। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो ध्वनि है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो 52 है। ये पहले के एग्जाम में जब ये प्रश्न आया था, देखिए कहाँ पूछा गया, देखिए किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ यहाँ पे 52 हैं। वैसे तो अब अगर प्रश्न आएगा तो 53 हो जाएगी, क्योंकि एक विशिष्ट व्यंजन भी जुड़ गया है उसमें। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ अब जो हैं 53 हो गई हैं। वर्णों के भेद कितने हैं? तो 2 हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद देखिए स्वर वर्ण परिभाषा भेद एवं संख्या। तो यहाँ से क्या प्रश्न बना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं तो आप उसको स्लो मोशन में देखिएगा, और यदि आपको लगेगा कि हम स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत है, तो आप उसी हिसाब से अपनी स्पीड को, सेटिंग से जाकर स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर रोक रोक के बिल्कुल आसानी से आप पढ़ सकते हैं और पेज को भी बिल्कुल आसानी से देखते हुए सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। और साथियों एक बात और कहना चाहेंगे कि आज से हमने ये श्रृंखला शुरू की है, तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों का साथ चाहिए। यदि कहीं भी कोई भी त्रुटि हो जाती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसमें सुधार करें और आप लोगों को और अच्छे से अच्छी कक्षाएँ दे सकें, और हम उसमें और सुधार करके और अच्छे बेहतर ढंग से आपके साथ पढ़ाई कर सकें। तो हम और आप साथ में मिल करके बहुत अच्छे से क्लासेस, ये सारी क्लासेस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। देखिए यहाँ पे फिर से 52 आ गया ना। 53 है, जबकि वर्णों की संख्या कितनी है? 53 हो गई है। अब जैसे कि क्या था, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? तो 52। ठीक है, 53 हो गई हैं कुल वर्ण लिपियाँ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या तो 52 है यहाँ पे, जैसे कि पहले देखिए एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ, ये देखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद अब अच्छा ऑप्शन में देख भी लीजिएगा कि वहाँ 52 है कि 53 है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या देना है। ठीक है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए स्वर नहीं है, तो इयाँ क्या है? ये स्वर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है री ध्वनि।
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे कुल की बात हो रही है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर क्या होता है साथियों? तो स्वर स्वतंत्र होता है और व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो होता है स्वरों की सहायता से। तो ये ध्यान रखेंगे कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वृष्टि शब्द में मात्रा का उपयोग हुआ है। तो वृष्टि शब्द में मात्रा का उपयोग हुआ है, वृष्टि शब्द में मात्रा का उपयोग है तो क्या हुआ है? री का हुआ है। वृष्टि में र का नहीं हुआ है, री का हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। री क्या है? तो री है स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए, स्वरों की संख्या होती है तो 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों का उच्चारण तो बिना किसी के सहायता से होता है। देखिए, यहाँ पे उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है कि स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? तो बिना किसी की सहायता के होता है। क्यों? क्योंकि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए बिना किसी की सहायता से ही स्वरों का उच्चारण होता है। फिर अगला प्रश्न है, स्वर तो वर्ण का भेद है। स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। फिर आगे प्रश्न क्या है? मात्रा के आधार पर स्वर। यहाँ पे क्या है? मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किस प्रकार के हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ये तो ये स्वर के प्रकार हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। फिर अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है तो उनको क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। 2 गुना समय गुरु स्वर। अगला प्रश्न, वह स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि 2 मात्रा का समय लगता है तो गुरु स्वर, और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो वो प्लुत स्वर हो जाता है। प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर क्या है? तो ओम जो है ये प्लुत स्वर है। ओम क्या है? प्लुत स्वर है। इसके बाद देखिए क्या है? संधि संयोग के आधार पर स्वर। अब यहाँ पे क्या दिया है? वह स्वर जिसको संयुक्त स्वर माना गया है। वह स्वर जिसको संयुक्त स्वर माना गया है तो वो क्या है? ऐ है। फिर अगला प्रश्न है, मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न बना है। देखिए कहाँ पूछा गया है, ये देखिएगा किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों को जो पूछने का तरीका है, एग्जामिनर ने किस प्रकार से प्रश्न बनाए हैं और पूछे हैं व्याकरण से संबंधित, उसे ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं, ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये संवृत हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है? संवृत स्वर है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बड़ी ई जो है ये संवृत स्वर है। यहाँ पे क्या है साथियों कि प्रश्न के सामने सीधे उत्तर दे दिया गया है। 4 ऑप्शन के साथ नहीं दिया गया, सीधे उत्तर दे दिया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से इसीलिए हम लोग पढ़ पा रहे हैं और इसीलिए कम समय में इसको हम लोग जल्दी पढ़ भी पा रहे हैं। तो संवृत स्वर क्या है? बड़ी ई है। जब ऑप्शन के साथ आएगा तो आप खुद ही उसको देख करके बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, या क्या हो सकता है आंसर या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो संवृत स्वर है ई, बड़ी ई जो है ये संवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है तो ए जो है ये है अर्ध विवृत स्वर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। अब यहाँ पे देखिए घोष वर्ण है तो माँ क्या है? घोष वर्ण है। आ है तो आ क्या है? एक स्वर है। बोलते समय मुख के फिर रिक्त स्थान उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। तो बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो 4 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है बोलते समय मुख के। अगला प्रश्न मूर्धन्य व्यंजन है। तो क्या है? ड और ढ क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। फिर देखिए ई, छोटी ई बड़ी ई जिसे कह सकते हैं, किस प्रकार के वर्ण हैं? तो तालव्य। छोटी ई बड़ी ई या फिर ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो तालव्य हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क्या है क वर्ग का उच्चारण स्थान? कंठ है। यर अलावा क्या है? तो ये क्या है? अंतस्थ है। यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। फिर अगला प्रश्न है, वह समूह जिसके वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा तो देखिए षटकोण वाला सा, री ट और ठ, मतलब स री ट और ठ, ये क्या है? मूर्धा है। इसके बाद देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान। विसर्ग का देखिए चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठे होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठे होता है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। तो औ जो है ये कंठोष्ठ है। ठीक है, औ क्या है? कंठोष्ठ है। फिर कंठ वर्ण है तो अ जो है कंठ वर्ण है, अकंठ वर्ण है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है?
छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो तालव्य से होता है। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार, तो 3 प्रकार हैं। जिह्वा के आधार पर जब भी पूछेगा कि जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। ओष्ठ वर्ण, तो छोटा ऊ जो है ऊ, ये है ओष्ठ। कंठ तालव्य क्या है? तो ए ऐ, ये है कंठ तालव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है वह वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो वो क्या है? ऐ है। ऐ क्या है? कंठ तालु है। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो उसमें क्या आएगा? ऐ आएगा। अ वर्ण क्या है? तो कंठोष्ठ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि कंठ तालव्य किसे कह रहे हैं और कंठोष्ठ किसे कह रहे हैं। तो कंठ तालव्य में ए और ऐ आएगा, लेकिन कंठोष्ठ अगर पूछा जाएगा तो ओ और औ हो जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर अगला देख लेते हैं अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अब देखिए कैसे कैसे पूछा गया, ये आप देख सकते हैं किन किन परीक्षाओं में किस किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, जिसको ध्यान रखेंगे। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर से जो प्रश्न बने हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है, तो क्या है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल? तो नाक और मुंह है, यह है उच्चारण स्थल अनुनासिक स्वरों का। अगला प्रश्न है अनुनासिकता शब्द है। अब वहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन था, तो वहाँ पे 4 में से 3 अलग था, लेकिन ये जो आंसर था वो ये था कि संभालना जो है ये कैसा शब्द है? तो अनुनासिकता वाला शब्द है। ठीक है, अनुनासिक है ये। फिर अगला प्रश्न है, देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? हवा नाक से भी निकलती उन्हें कहेंगे अनुनासिक स्वर। और जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो उसे कहेंगे निर्नुनासिक स्वर। तो ध्यान रखेंगे साथियों, इन दोनों प्रश्नों में अक्सर कर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, और जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों में अक्सर कर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इन दोनों प्रश्नों का ध्यान रखेंगे कि हवा नाक से निकलती है तो अनुनासिक और हवा मुख से निकलती है तो निर्नुनासिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, होठों की आकृति के आधार पर स्वर। तो होठों की आकृति के आधार पर आवृत्त मुखी स्वर है, तो क्या है? छोटी ई है। अगला प्रश्न है स्वर से संबंधित अन्य प्रश्न। तो स्वर से संबंधित अन्य प्रश्नों के अंतर्गत क्या है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च स्वर है। वह शब्द जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है, स्वर का वर्गीकरण नहीं है, वह शब्द जो स्वर का वर्गीकरण नहीं तो वो है द्वित्व। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है, तो क्या है री ध्वनि? स्वर है। फिर अगला प्रश्न बना है व्यंजन परिभाषा भेद एवं संख्या से। तो देखिए क्या प्रश्न बना है कि जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि वर्ण दंत नहीं है, तो ट जो यहाँ पे दिया है ये वर्ण दंत नहीं है। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है, तो क्या है त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान? दंत है। अगला प्रश्न है वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। तो महाप्राण का जो उदाहरण है उन 4 में से एक ऑप्शन क्या था? भ। तो ये आंसर सही था, भ जो है ये महाप्राण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है घ का उच्चारण स्थान। हिंदी की ठ ध्वनि है, ठ ध्वनि क्या है? मूर्धन्य है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए फिर से ये प्रश्न आ गया, इसके पहले भी हम लोगों ने ऊपर 2-3 बार प्रश्न देखे हैं, इस तरह से पूछे गए हैं, और देखिए दोबारा भी पूछा गया है इसको। ठीक है, कहाँ पूछा गया? यूपी पीपी UPP कांस्टेबल री एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है यर लव व्यंजन कहलाते हैं। यर लव किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। च वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो क्या है? तालव्य है। च वर्ण का उच्चारण स्थान है तालव्य। देखिए कहाँ पूछा गया है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। प वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। फिर अगला प्रश्न है त्रिवेणी शब्द में त्र किन वर्णों के योग से बना है? तो त और र के योग से बना है। त्र जो है त और र के योग से बना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हलंत किसके नीचे लगा है? त के नीचे लगा है कि र के नीचे लगा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ किन वर्णों के योग से बना है? तो ज और इया के योग से बना है। यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज के नीचे हलंत है, इया के नीचे नहीं है। अगला प्रश्न है वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, तो वो क्या है? घ है। ओष्ठ वर्ण है, तो प फ ब भ ये क्या है? ओष्ठ वर्ण है।
संयुक्ताक्षर व्यंजन है, तो छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है? संयुक्ताक्षर व्यंजन है। अगला प्रश्न है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। कंठ से उत्पन्न होने वाले, तो ग और घ क्या है? ये कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं। अगला प्रश्न है दंत उच्चारण वर्ण है, तो दंत उच्चारण वर्ण क्या है? ना है। वह व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है, तो वो ज है। वह व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है वो है ज। ऊष्म व्यंजन है, तो हा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इस प्रकार से देखिए साथियों, प्रश्न बने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पर 4 ऑप्शन होगा और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सिर्फ एक आंसर ही सीधे सीधे दिया है, इसीलिए आप कम समय में बिल्कुल अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो अगर ऑप्शन के साथ पढ़ते हो तो फिर आपको और अधिक समय लगता है, क्योंकि व्याकरण पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दंत उच्चारण वर्ण है ना। वह व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है, तो वो है ज। ऊष्म व्यंजन है, तो हा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, तो क्या है? झा है। वह वर्ण जो पंचमाक्षर है, तो वो क्या है? माँ है। 5वें नंबर पर आता है, तो ये क्या है? पंचमाक्षर है, और पंचमाक्षर में वहाँ पे ऑप्शन में क्या था? तो माँ था आंसर वहाँ पर। फिर अगला प्रश्न है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, तो हा है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, तो क्या है? ड है। फिर आगे है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, तो भ है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि ऑप्शन जो आया है हमारे पास 4 ऑप्शन, उसमें से अल्प प्राण कितने हैं या महाप्राण उसमें से कौन है, तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग सूत्र में हमेशा देखते हैं कि 1, 3 और 5 ये जो संख्या होती है ये होती है अल्प प्राण की, और दूसरे और चौथे नंबर की जो संख्या होती है वो होती है महाप्राण की। बिल्कुल इसी तरीके से गिनती करके अल्प प्राण महाप्राण को बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्धन्य मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है, तो ट है। वह व्यंजन जो ऊष्म है, तो वो क्या है? स। कौन सा सा है यहाँ पे? षटकोण वाला सा। जैसा कि हम इसको षटकोण वाला सा कहते हैं, आप जिस भी नाम से पुकारते होंगे आप उस हिसाब से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है घ, ग, ड, ठ, त, इनमें अघोष व्यंजन कितने हैं? तो अघोष व्यंजन क्या है? 2 हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा तभी कि अल्प प्राण और महाप्राण में हम क्या देखते हैं? 1, 3, 5 अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। ठीक उसी प्रकार से अघोष और सघोष होते हैं। तो अघोष क्या होते हैं? पहले और दूसरा, और सघोष जिसको हम लोग घोष भी कहते हैं, सघोष क्या होते हैं? तीसरे, चौथे और पांचवे। तो बिल्कुल ये क्रम याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे कि अघोष कौन सा है और फिर सघोष या फिर घोष कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? घ, ग, ड, ठ और त, इनमें से अघोष व्यंजन कितने हैं? तो 2 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वह व्यंजन जो अघोष हैं, तो अघोष में देखिए क्योंकि ख कैसे आया? क के बाद आया ख, तो ये दूसरे नंबर पर ही आ गया, तो ये क्या है? अघोष है। फिर अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। ज्ञ वर्ण वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज और ञ, और ध्यान रखेंगे हलंत कहाँ लगा है? ज के नीचे लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। 2 मात्राएं मतलब गुरु स्वर। श का उच्चारण स्थान है, तो तालु है। श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। अगला प्रश्न, वह व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन है, तो य लव क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न है वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है? स्वर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, देखिएगा कहाँ पूछा गया है, ये देखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ओष्ठ, अल्पप्राण और घोष व्यंजन 3 चीजें पूछी गई यहाँ पे। ओष्ठ भी है वो, अल्पप्राण भी है वो, और घोष भी है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं, तो किसमें है? ब में है। ब क्या है? ओष्ठ भी है, अल्पप्राण भी है और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण भी है। अगला प्रश्न है कंठ, अल्पप्राण और व्यंजन वर्ण का उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कंठ भी है, तो ग क्या है? कंठ भी है, अल्पप्राण भी है क्योंकि तीसरे नंबर पर आ रहा है, और ये व्यंजन है। तो कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है, तो क्या है? ग है। अगला प्रश्न है दंत ध्वनि वाला व्यंजन है, तो त क्या है? दंत ध्वनि वाला व्यंजन है। फिर अगला देख लेते हैं साथियों प्रश्न हम लोग। ट वर्ग में व्यंजन है, तो ट वर्ग में व्यंजन क्या है? मूर्धन्य है। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो ये ट क्या है? ये दंत नहीं है। दंत, वत्सर्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मतलब अब यहाँ पे देखिए क्या क्या देखना है? दंत भी देखना है, वत्सर्य देखना है, महाप्राण देखना है, घोष देखना है, और व्यंजन वर्ण भी है। तो क्या है? ध है। मतलब ध क्या है? ये सारे क्रम देख रहा है। ध जो है ये सारे क्रमों में आ रहा है। ठीक है, फिर ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। दंत, वत्सर्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण है, तो त है।
फिर अगला प्रश्न है ग, ज, छ, च, ट, इनमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो। इसमें तालव्य भी नहीं है, महाप्राण भी नहीं है और घोष वर्ण भी नहीं, कोई सा भी नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, जीरो आ गया है। अगला देखते हैं मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। तो री है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, छ ध्वनि का, तो तालव्य होगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य होगा। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण है, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण है, तो दो हैं। च और छ ये क्या हो जाएगा, च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण है तो दो हैं, क्योंकि च के बाद छ आएगा, फिर च छ के बाद ज आएगा। ठीक है, मतलब 1 3 5 अल्प प्राण और फिर दूसरा, और 1 3 5 अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। उसी प्रकार से च वर्ग में जो महाप्राण व्यंजन होंगे कितने होंगे, तो दो ही होंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, वह वर्ण जो अघोष महाप्राण है तो वो ख हो जाएगा। वह वर्ण जो अघोष महाप्राण है तो वो ख है। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण है, क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण है तो तीन होते हैं, क्योंकि तीसरा चौथा और पांचवा ये हो जाएगा। ठीक है, अघोष और सघोष। तो क वर्ग में जो घोष व्यंजन वर्ण है वो तीन हो जाएंगे। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन है तो ड है, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन है तो क्या है, ड है। मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन है तो ड है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन तो क्या है, छ है। जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन में 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन वहाँ पे 3 संयुक्त व्यंजन में नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा, तो यहाँ पे छ है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण छ है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। कंठ ध्वनियाँ है तो क ख ग घ क्या है, कंठ ध्वनियाँ है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कहाँ कहाँ पूछा गया ये आप देखिएगा, ये देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कंठ ध्वनियाँ हैं क ख ग घ। य का उच्चारण स्थान है तो तालु, य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं तो च छ ज झ, ये क्या है, तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है, कैसी ध्वनि है ट वर्ग वाली, तो ये मूर्धन्य कहलाती है। स का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा सा है, षटकोण वाला सा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। अगला प्रश्न है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, फिर डैश है, रिक्त स्थान, और वर्ग है का, फिर रिक्त स्थान है, फिर इसके बाद क्या दिया है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प है। तो ढ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ट वर्ग, ट वर्ग है। और फिर ये कैसा है, चौथा है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है ट वर्ग और वर्ग है का ये चौथा, मतलब इस तरह से आप देख लेंगे जैसा आंसर लिखा है यहाँ पे, ट वर्ग और चौथा ये हो जाएगा क्रम से रिक्त स्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, वह व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है, तो यहाँ पे क्या है, झ। वह व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान तालव्य है वो तो क्या है, झ है। दंत ध्वनि है तो त क्या है, दंत ध्वनि है। अगला प्रश्न है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो दंत से होता है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तो दंत कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प फ ब भ म किस व्यंजन में, प फ ब भ म ये जो व्यंजन होते हैं ये किस में आएंगे, ओष्ठ में आएंगे। प फ ब भ म ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं, प फ ब भ म ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि है तो ब कैसी ध्वनि है, ओष्ठ है। हिंदी वर्णमाला की ब ध्वनि कैसी है, ओष्ठ है। देखिए ये पहले भी पूछा गया था, ऊपर भी हम लोगों ने देखा था, और देखिए ये कहाँ पूछा गया, UPSI में, फिर UPPSC AE में, फिर UP BED एग्जाम में, देखिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा 11 नंबर पेज तक, अब हम लोग 12 नंबर के पेज पे देखेंगे। अगला प्रश्न, एक ओष्ठ ध्वनि है तो वहाँ 4 ऑप्शन के हिसाब से एक आंसर जो था वो क्या था, भा था। ये ओष्ठ ध्वनि है, एक ओष्ठ ध्वनि है तो वो भा है। अगला है अंतस्थ व्यंजन है तो य र ल व हम लोगों ने देखा था, तो य र ल तो नहीं है, व है आंसर में, तो अंतस्थ व्यंजन है व। ऊष्म वर्ण है श स स ह, फिर ऊष्म वर्ण है श स स ह, फिर देखिए ऊष्म व्यंजन है, देखिए दो प्रश्न वही है, बस तरीका बदल गया है पूछने का। ऊपर में क्या है, ऊष्म वर्ण में श स स ह एक क्रम में पूरा आया होगा, फिर बाकी के 3 क्रम में दूसरे आ गए होंगे। और फिर दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, ऊष्म व्यंजन है और दूसरे में हा। तो देखिए पहला वाला जो प्रश्न है कहाँ पूछा गया था, ये देखिएगा पेज में आप लोग, और दूसरा वाला प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ऊष्म वर्ण क्या है, श स स ह, और ऊष्म व्यंजन है तो सिर्फ एक सिंगल आ गया यहाँ पर, हा। संयुक्त व्यंजन है तो ज्ञ, हम लोग ने देखा था संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जिसमें से एक यहाँ पर आंसर में जो आया था वो है ज्ञ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, छ वर्ण किनके योग से बनता है, तो क और स। क के नीचे हलंत होगा और स कौन सा होगा, षटकोण वाला स हो जाएगा, तो क और स के योग से क्या बनेगा, छ बनेगा। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण व्यंजन है तो ग,
क्योंकि ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, और जैसा कि हम लोग ने देखा था कि 1, 3 और 5 नंबर का जो होता है क्रम वो होता है अल्प प्राण का। तो ग किस नंबर पर आया? तीसरे नंबर पर आया। तो अल्प प्राण व्यंजन है ग। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? देखिए वही बात आ गई ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। इन क्रमों को याद रख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में आसानी होगी, कैसे भी करके प्रश्न बना के दे देगा। जब आपको पता रहेगा कि किस क्रम से अल्प प्राण आता है, महाप्राण आता है, अघोष आता है, सघोष आता है, तो बिल्कुल बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनि है तो घ क्या है? महाप्राण ध्वनि है। अघोष वर्ण है तो च क्या है? अघोष है। फिर अगला प्रश्न देखिए पूछा है, देखिए किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा गया देखिए। फिर घोष वर्ण है द। संघर्षी व्यंजन है तो ह क्या है? संघर्षी व्यंजन है। पार्श्विक ध्वनि है तो ल क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि क्या है? ल है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण में क्या क्या है? त, थ, द, ध, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, और इनकी संख्या क्या होती है स्पर्श व्यंजनों की? तो 25 होती है। फिर अगला प्रश्न जो बना है देखिए कैसे बना है, शब्दकोश में शब्दक्रम संबंधी प्रश्न। अब यहाँ से क्या प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? अक्सर कर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो ये देखिए, और इसको ध्यान रखेंगे कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है वो किसके बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल अयोग वाह हैं तो कितने हैं? 2 हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल अयोग वाह कितने हैं? 2 हैं। क्या क्या हैं? अंग और आ, इन्हीं को कहते हैं, और ये 2 ही होते हैं, तो 2 अयोग वाह हैं। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो अयोग वाह। इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए पहले ही प्रश्न क्या पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कुल अयोग वाह कितने हैं? तो 2 हैं। फिर अगला प्रश्न क्या बन गया, घुमा करके दूसरे तरीके से बस प्रश्न पूछ लिया एग्जामिनर ने। क्या पूछा कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो अयोग वाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। अब देखिए प्रश्न का प्रारूप बदल गया है ना। प्रश्नों को देखिए किस किस प्रकार से पूछा गया है। तो क्या प्रश्न पूछा गया है फिर, कि ऐसी 2 मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। तो वो क्या है? अंग और आहा। फिर अगला प्रश्न है, अनुस्वार कार्य करता है, किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार कार्य करता है किसका? पंचम वर्ण का। अंग, अंग नहीं, अंग ही कहेंगे। व्याकरण के अनुसार क्या है? अनुस्वार है। अंग क्या है? व्याकरण के अनुसार अनुस्वार है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, ध्वनि से। ध्वनि से क्या प्रश्न पूछा गया है, वह दिल्ली से ही चला जाएगा। वह दिल्ली से ही चला जाएगा वाक्य में रिक्त स्थान पर बलाघात है। तो वह दिल्ली से ही चला जाएगा, तो बल किस पे पड़ रहा है? ही पे पड़ रहा है। वह दिल्ली से ही चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? बलाघात किस पर है? ही पर है। फिर अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कहलाती है। जब द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाएंगी? युग्मक ध्वनियाँ कहलाएंगी। द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनियाँ कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण है। संबल ध्वनि का वर्गीकरण है तो क्या? संपृक्त ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का वर्गीकरण है क्या है? संपृक्त ध्वनि। अगला प्रश्न है, ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है तो च जो है वो तालव्य और महाप्राण है, ये गलत है। इसलिए ध्यान रखेंगे च तो महाप्राण होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अल्प प्राण है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियों के प्रकार हैं तो ध्वनियों के प्रकार क्या हैं? 2 हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न व्याकरण के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप सभी ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप बिल्कुल रोक रोक के आराम से, अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको रोक करके, पॉज करके उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कहीं नोट करना चाहें किसी कॉपी में, कोई पेज में, तो आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल कम समय में जो आपके हिसाब से जो कठिन प्रश्न हैं आप उनको बिल्कुल आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए पहले क्या है, अपभ्रंश की वर्णमाला में व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है। अपभ्रंश की वर्णमाला में म व्यंजन ध्वनि जो है वो सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है तो क्या हो जाएगा? कक्षा हो जाएगा। अब वो लिखा कैसे गया है ये ध्यान रखना है, और हलंत कहाँ लगा है ये ध्यान रखना है। नासिक के व्यंजन है तो इया क्या है? नासिक के व्यंजन है। वह शब्द जिसमें र व्यंजन नहीं है, तो मातृभूमि जो लिखा है मातृभूमि, इसमें र नहीं है क्योंकि इसमें तो री है, इसलिए ध्यान रखेंगे वह शब्द जिसमें र व्यंजन नहीं है, तो मातृभूमि में र नहीं है बल्कि री है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अकारांत कहते हैं। अ आ रहा है तो अकारांत हो गया। व का उच्चारण स्थान है क्या है? दंतोष्ठ है। अनुनासिक वर्ण है तो माँ क्या है? अनुनासिक वर्ण है।
दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो देखिए किस प्रकार से लिखा है, पेज में देखिएगा बिल्कुल अच्छे से तो समझ में आएगा। द के नीचे हलंत है, फिर री है, फिर ग के नीचे हलंत है और फिर अ है फिर। तो द के नीचे हलंत, री, फिर ग के नीचे हलंत, फिर अ, तो ये कैसे बन गया? दीर्घ हो गया। दीर्घ का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा। फिर ठीक देखिए दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही पूछा गया, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो छोटा ऊ, द के नीचे हलंत, य, आ, न के नीचे हलंत और अ, ये हो जाएगा उद्यान। इस तरह से हो जाएगा वर्ण विच्छेद। फिर देखिए ईर्ष्या, इसका सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो देखिए किस प्रकार से लिखा है, ये तो पढ़ भी नहीं सकते हम, तो इसलिए आप इसको देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो सोचिए अपने आप में वो कितना कठिन प्रश्न होगा, ठीक है, और कितने ही सारे लोगों का ये गलत भी हो जाएगा। तो ईर्ष्या किस प्रकार से लिखा है ये आप देखिएगा, बहुत ही कठिन है ये, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि लिखा किस प्रकार से है ये। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कांकल्य वर्ण है, तो हा क्या है? कांकल्य वर्ण है। र का विवरण है, तो देखिए र का विवरण किस प्रकार से है? वह सर भी है, लुंठित भी है र, सघोष भी है र, अल्प प्राण व्यंजन भी है र, ठीक है, तो इतने क्रमों में र आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? तो अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? क और ग, मतलब क क्या हो गया? पहला हो गया, ग क्या हो गया? तीसरा हो गया, तो अल्प प्राण। इसके बाद अर्ध स्वर कहलाता है, तो यह क्या है? अर्ध स्वर है ये। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ख ख है ये सब, मतलब ख क्या क्या है? स्पर्श व्यंजन भी है, ख कंठ ध्वनि भी है, ख अघोष भी है और ख महाप्राण भी है, तो ये सारे ही क्रमों में सही आ रहा है ख। अगला है वर्णमाला का वह अक्षर जो पुल्लिंग नहीं है, तो छोटी ई और बड़ी ई ये क्या है? पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? तो वो कांकल्य है। आंसर क्या हो जाएगा? कांकल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो वत्सर्य कहते हैं। जहाँ भी प्रश्न ना समझ में आए साथियों, आप उसको रोक करके उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा, उसको समझिएगा, उसके बाद उसके आंसर को देखिएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अगला तो टॉपिक दूसरा आ जाता है, तो साथियों बस आज की कक्षा यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोगों ने एक टॉपिक समाप्त कर लिया, ठीक है। अब अगली जो कक्षा होगी हम लोगों की, वो होगी भाषा से संबंधित, और हमने स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था पूरा इस प्रकार से, तो वो हमने पेज धीरे धीरे इसलिए बढ़ाया है कि आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आसानी से रोक कर उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और अगर नोट करना चाहें तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, जिस भी प्रकार से प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, बिल्कुल आप रोक कर उसको भी देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और क्योंकि ये नई बुक है, आई हुई है 2025-26 की ये बुक है, और अभी आई है, और हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर व्यक्ति हर किताब को खरीद ले। भाई सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसी हिसाब से वो व्यक्ति किताब खरीद सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम और आप मिल करके पढ़ेंगे और पूरी बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट और हम जल्द ही शुरू करेंगे, तो हम लोग उसको भी देखा जाएगा। एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को प्रश्नों को देखना है कि किस किस प्रकार से एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं, आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से क्लासेस हम और आगे लाएं और इस बुक को कंटिन्यू रखें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्ते। चलिए कल मिलते हैं और अगली कक्षा हम लोग कल करते हैं।